जय हिंद। Thank you very much, ma'am. I'll now request Minister from Bihar for his comments. आपदा जोखिम न्यूनीकरण के तीसरे सत्र में आज यहाँ पर उपस्थित भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री आदरणीय शेखावत जी, हम सबके बीच यहाँ उपस्थित गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी, एनडीएमए के सभी सदस्य एवं पदाधिकारीगण, सभी राज्यों से आए हुए आपदा प्रबंध के मंत्रीगण, सबसे पहले तो मैं भारत सरकार का आभार प्रकट करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आपने इस फोरम पे मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया। हमारा राज्य बिहार एक बहु आपदा प्रबंध राज्य है, जहां बाढ़, सुखाड़, वज्रपात, अग्निकांड, भूकंप, शीतलहर, लू इत्यादि आपदाओं से हमारे राज्य को प्राय जूझना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में यह स्वाभाविक है कि राज्य सरकार के प्राथमिकताओं में आपदा प्रबंधन सर्वोच्च प्राथमिकता पर है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों के प्रति बेहद संवेदनशील है एवं उसके कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में राज्य सरकार आपदा से पीड़ित परिवारों को त्वरित गति से सहायता प्रदान करती है। उनका अभिमत है कि राज्य के खजाने पर आपदा पीड़ितों का पहला हक है। इस पहलू को ध्यान में रखकर विभिन्न श्रेणी के आपदा से निपटने हेतु आपदा से पूर्व की जाने वाली तैयारी तथा इसके न्यूनीकरण के लिए विभिन्न कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा संचालित है, जो इस राज्य एवं माननीय मुख्यमंत्री जी का आपदा के प्रति संवेदनशीलता का परिचायक है। उदाहरण के तौर पर बिहार पहला राज्य है जिसने सेंडई फ्रेमवर्क के अंतर्गत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु बिहार DRR रोड मैप बनाया है। इसी क्रम में अपने कार्यकाल के दौरान गत वर्ष आए बाढ़ एवं सुखाड़ की स्थिति का उल्लेख करना चाहूंगा। जहां एक और उत्तर बिहार के जिले बाढ़ की चपेट में थे, वहीं दक्षिण बिहार के जिले अनियमित एवं अल्प वर्षावात के कारण सूखाग्रस्त घोषित किए गए थे। यद्यपि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत प्रतीत होते हैं, तथापि बिहार इससे निरंतर जूझ रहा है, जो संभवतः जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष दर वर्ष गंभीर रूप लेता जा रहा है। राज्य सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए न सिर्फ आश्रय स्थल की व्यवस्था कराई, बल्कि सूखाग्रस्त 11 जिलों के 96 प्रखंडों के 18,20,000 परिवारों को 663 करोड़ रुपए का भुगतान अनुग्रहित राशि के रूप में उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से किया। विगत वर्ष कोविड महामारी ने भयावह रूप दिखलाया, जिससे हजारों लोगों की जानें गई। राज्य सरकार ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनशीलता का परिचय देते हुए न सिर्फ स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से 50,000 रुपए की दर से अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया गया, बल्कि उन सभी व्यक्तियों को राज्य संसाधन से 4 लाख रुपए की दर से भी अनुग्रह अनुदान राशि दी गई। इस प्रकार कुल 14,000 से अधिक मृतकों के आश्रितों को 663 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान अनुग्रह अनुदान के रूप में किया जा चुका है। आपदा के समय बेहतर और त्वरित रिस्पॉन्स हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स का गठन किया गया, जिसके सुदृढ़ीकरण हेतु राज्य मुख्यालय बिहटा पटना में 25 एकड़ की भूमि पर 267 करोड़ रुपए की लागत से स्थायी भवन एवं अन्य सुविधाओं का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा रहा है, जिसे अगले 2 वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य है। राज्य में आपदाओं के दौरान रिस्पॉन्स से संबंधित गतिविधियों के बेहतर संचालन के साथ साथ रिस्पॉन्स टीमों की सुव्यवस्थित प्रशिक्षण एवं क्षमता वर्धन के उद्देश्य से चरणबद्ध तरीके से अगले 3 वर्षों में राज्य में कुल 38 स्थानों पर लगभग 310 करोड़ रुपए की लागत से डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पॉन्स फैसिलिटी कम ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जा रहा है। राज्य को लगातार बाढ़ एवं सुखाड़ का सामना करना पड़ता है, जिससे राज्य के संसाधन पर काफी बोझ पड़ता है। भारत सरकार गृह मंत्रालय के द्वारा निर्गत सहाय मानदार में अनुग्रहित राहत जीआर की राशि के व्यय की अधिसीमा
एसडीआरएफ के एलोकेशन के 25% के अंदर किए जाने का प्रावधान किए जाने से राज्य के संसाधन पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है तथा वर्तमान में संशोधित सहायक मानधन की राशि में बढ़ोतरी हो जाने के कारण और अधिक वित्तीय बोझ का सामना राज्य सरकार को करना पड़ रहा है। मेरा अनुरोध है, आग्रह है कि 25% की अधिसीमा को शिथिल करने पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाना चाहिए ताकि राज्यों को कुछ हद तक इससे राहत मिल सके। नदी कटाव की समस्या है और सर हम सीमांचल से आते हैं, सीमांचल के अररिया जिला से आते हैं और सीमांचल और कोसी में नदी कटाव की जो समस्या है ये बहुत बड़ी समस्या है प्रतिवर्ष। उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं आपको। बिहार में वर्षा ऋतु के समय नदी कटाव एक बड़ी समस्या है। इसके कारण प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोगों के घर नदी में बह जाते हैं। फलस्वरूप प्रतिवर्ष सैकड़ों परिवार विस्थापित हो जाते हैं। कृषि भूमि के कट जाने के कारण उन्हें आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है। नेपाल से आने वाली नदियों में यह समस्या अपेक्षाकृत अधिक देखी गई है। राज्य के पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेषकर सीमांचल और कोसी के जिलों यथा पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, सुपौल इत्यादि अधिक प्रभावित है। नदी कटाव का कुप्रभाव जहां एक और कृषि और गैर कृषि गतिविधियां सहित स्थानीय अर्थव्यवस्था, लोगों की आजीविका, सरकार के विकास कार्यों, सरकारी योजना का क्रियान्वयन पर पड़ता है, वहीं दूसरी ओर पलायन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। नदी कटाव की समस्या के रोकथाम एवं पीड़ित लोगों को सहायतार्थ प्रतिवर्ष राज्य सरकार का एक बड़ी राशि इस पे खर्च होता है, परंतु नदी कटाव का प्राकृतिक आपदाओं की श्रेणी में शामिल नहीं होने के कारण इसके लिए दी जाने वाली सहायता भारत सरकार द्वारा निर्धारित आइटम नॉर्म्स ऑफ असिस्टेंस फ्रॉम एनडीआरएफ एंड एसडीआरएफ के अंतर्गत आच्छादित नहीं है। फलस्वरूप राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ता है। अतः मेरा सुझाव है कि नदी कटाव की समस्या को प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में शामिल करते हुए इसके लिए दी जाने वाली सहायता को भारत सरकार द्वारा निर्धारित सहायक मानधन के अंतर्गत आच्छादित किया जाए। वृक्षपात, ये पिछले दिनों बहुत जटिल समस्या बनती जा रही वृक्षपात, इस पर मैं कुछ बताना चाहूंगा। हाल के वर्षों में वृक्षपात की घटना और इसकी तीव्रता में काफी वृद्धि देखी गई है। संभव है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसा हो रहा है। बिहार में वृक्षपात की घटनाओं से होने वाली मृत्यु के मामले में अत्यंत संवेदनशील वेनरेबल राज्य है। राज्य में विगत 5 वर्षों में वृक्षपात के कारण 1500 से भी अधिक लोगों की जान गई है। वर्ष 2020 में कुल 459 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें मात्र एक दिन 25 जून 2020 को 100 से भी अधिक जाने गई। इसी प्रकार वर्ष 2022 में क्रमशः 280 एवं 392 लोगों की मृत्यु प्रतिवेदित है। राज्य में प्रतिवर्ष औसतन 300 लोगों की मृत्यु वृक्षपात के कारण हो रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार विगत 54 वर्षों में 1967 से 2021 में वृक्षपात की घटनाओं से होने वाली मृत्यु की संख्या किसी अन्य आपदा से अधिक है। उक्त अवधि में जहां बाढ़ आपदा के कारण 13% मानव क्षति प्रतिवेदित है, वहीं दूसरी ओर वृक्षपात से मरने वालों की संख्या 35% है। स्पष्ट है कि वृक्षपात देश में गंभीर चुनौती बनकर उभरी है, अतः इससे होने वाली क्षति के न्यूनीकरण हेतु गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता है। मेरा सुझाव है, अनुरोध है कि वृक्षपात को सर्वप्रथम प्राकृतिक आपदा की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। यह भी उल्लेख करना उचित होगा, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के कार्यक्रम के अंतर्गत आईटी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर राज्य में वृक्षपात की घटनाओं के पूर्व चेतावनी हेतु अर्थ नेटवर्क के सहयोग से पूर्व चेतावनी तंत्र विकसित किए गए हैं। इसके अंतर्गत मोबाइल ऐप इंद्रवृक्ष विकसित किया गया, जिसके द्वारा वृक्षपात से 20 से 30 मिनट पहले वृक्षपात की पूर्व चेतावनी दी जाती है। विगत कुछ वर्षों में बढ़ते तापमान के कारण आगजनी की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। आगजनी के मामले में गृह क्षति होने पर सहायक मानधन का प्रावधान तो है, परंतु छोटे दुकानदारों, छोटे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के आगजनी के जद में आ जाने से किसी प्रकार का सहायक
मानदंड का प्रावधान नहीं है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर छोटे दुकानदार बुरी तरह से प्रभावित हो जाते हैं। मेरा पुनः अनुरोध है, सुझाव है कि केंद्र को राष्ट्रीय स्तर पर इस ओर भी विचार किया जाना चाहिए। राज्य में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षण, क्षमता वर्धन एवं जागरूकता कार्यक्रमों संचालन मुख्यतः बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। इसके अंदर कुछ मैं प्रमुख प्रोग्राम्स का नाम लेना चाहूंगा। दिव्यांगजनों का आपदाओं से सुरक्षा संबंधी कार्यक्रम, मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम, सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम, सुरक्षित नौका परिचालन कार्यक्रम, सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम, भूकंप रोधी भवनों में निर्माण तकनीक से संबंधित अभियंताओं एवं राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, सामुदायिक समसेविकाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम, आपात स्थिति में पशु प्रबंधन का प्रशिक्षण कार्यक्रम, जीविका दीदी के प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इस प्रकार राज्य सरकार अपनी पूरी क्षमता एवं उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से आपदा प्रबंधन एवं उसके शमन से संबंधित सभी आवश्यक कार्य कर रही है, परंतु यह अपने आप में पर्याप्त नहीं है। अंत में मैं आपदा प्रबंधन एवं उसके शमन हेतु अधिक से अधिक निवेश का अनुरोध केंद्र सरकार से करता हूं। साथ ही मैं आपदा प्रबंधन राज्यों के लिए अधिक वित्तीय आवंटन, तकनीकी सहायता एवं अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने का अनुरोध केंद्र सरकार से करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।